लॉग ऑन करें इस वेबसाइट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे ग्रैंड फिनाले स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 को संबोधित। प्रधानमंत्री युवाओं को लीक से अलग हटकर कुछ नया सोचने की प्रेरणा देते हुए करेंगे संवाद। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति संस्कृत और अन्य भाषाओं पर लोकमान्य तिलक के आग्रह पर है आधारित। लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में किया उन्हें नमन। देश भर में अनलॉक 3 आज से लागू। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के होटलों और साप्ताहिक बाजारों को खोलने के फैसले को किया खारिज। बिहार और झारखंड में लॉकडाउन को बढ़ाया गया। वंदे भारत मिशन का 5वां चरण आज से शुरू। 5वें चरण के जरिए विदेशों में फंसे 1,30,000 से अधिक भारतीयों को 1200 उड़ानों के जरिए लाया जाएगा स्वदेश वापस। अब तक इस मिशन के तहत 8,92,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया स्वदेश। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही पर रोक 31 अगस्त तक बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के मौके पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, इस त्योहार से समाज में सद्भाव और एकता की भावना बढ़ेगी। मस्जिदों में सामाजिक दूरी रखते हुए अदा की जा रही है नमाज। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकाथॉन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के चौथे संस्करण के ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ने देश के लाखों छात्रों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर प्रदान किया है। ये जो नई शिक्षा नीति आएगी वो नए सुधारों के साथ, नए परिवर्तन के साथ, नए विचारों के साथ, नए अनुसंधान के साथ एक ऐसी नई भूमिका की आधारशिला रखेगी जो मेरे भारत को विश्व के शिखर पर पहुंचाएगी। हम संस्कार युक्त मूल्यपरक शिक्षा की आधारशिला पर खड़े होकर के ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूरी विश्व की स्पर्धा पर आएंगे और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति नए सुधारों, नए परिवर्तन, नए विचारों और नए अनुसंधान पर आधारित है जो भारत को दुनिया के शिखर तक पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करेगा। जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने के लिए हम तत्पर हैं। हमें ताकत है, हमें क्षमता है, हमें विजन है, हमें मुखरता है, हमें शिखरता है और कम समय में हम आपको कुछ भी करके दे सकते हैं। ये हैकाथॉन का जो विजन है, उस हैकाथॉन के विजन ने न केवल लाखों छात्र छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को ही पैदा किया है बल्कि उनकी प्रतिभा को निखारने का एक ऐसा अवसर दिया है जब वो एक योद्धा की तरह खड़े होकर आत्मविश्वास के साथ किसी भी क्षेत्र में आगे जाने के लिए अपने सभी रास्तों को तय कर सकता है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने इस मौके पर कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में सामाजिक क्षेत्र की कुछ प्रमुख समस्याओं को चुना गया है जिनका हल छात्र ढूंढेंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति शोध, नवाचार और गहन सोच को बढ़ावा देगी। This hackathon has picked up problem statements which actually relate to social sector, the empowerment of women, the cyber security for women. There are so many cases that are being reported. The problems of developing states like Uttarakhand and others, health systems. I think these are the very important issues that are being touched by this hackathon. National Education Policy 2020, which was announced by the government, I think it's a great reform towards a system of education which promotes research, which promotes innovation, which promotes creative and critical thinking. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे और उनके साथ संवाद करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में देश भर के छात्र समाज की विभिन्न समस्याओं का नवाचार के जरिए डिजिटल समाधान ढूंढते हैं।
हैकाथॉन के चौथे संस्करण में प्रतिभागी केंद्र सरकार के 37 विभागों, राज्य सरकार के 17 विभागों और 20 उद्योगों के कुल 243 समस्याओं का डिजिटल समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। इन समस्याओं में से हर एक के लिए 1 लाख रुपए की इनामी राशि रखी गई है। महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और पत्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की आज 100वीं पुण्यतिथि है। गरम दल के नेता रहे लोकमान्य तिलक के अविस्मरणीय योगदान ने देश के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल कर रख दी। तिलक का वो नारा आज भी पूरी दुनिया में बार बार दोहराया जाता है, जो कहता है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरया की गूंज 1893 के पहले से ही थी, लेकिन इसे सामाजिक राजनीतिक एकता और जन जागरण का हथियार बनाया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। यही एकता आगे चलकर गुलाम भारत के आजादी के संघर्ष में एक बेजोड़ हथियार साबित हुई। देश में 19वीं सदी के अंतिम दशकों से ही शासन प्रशासन में भारतीयों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी को लेकर संघर्ष शुरू हो चुका था और बाल गंगाधर तिलक उसका हिस्सा भी बने। लेकिन उन्हें यह बात जल्दी ही समझ में आ गई कि देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा, जिसकी शुरुआत उन्होंने की शिक्षा से। भारतीय संस्कृति और आदर्शों को आधार बनाकर न सिर्फ एक नई शिक्षा पद्धति की शुरुआत उन्होंने की, बल्कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना ने युवाओं के लिए उच्च स्तर की स्वदेशी शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। ये वो वक्त भी था जब तिलक को लगता था कि भारतीयों पर हो रहे अत्याचार, आकांक्षाएं और संघर्ष की कहानी सब तक पहुंचनी चाहिए। तब भारतवर्ष ने लोकमान्य को एक पत्रकार के रूप में भी देखा। तिलक का मराठी साप्ताहिक पत्र केसरी आमोखास की आवाज बनकर उभरा। लेकिन बात यही नहीं रुकी। अंग्रेजी पत्रिका मराठा ने अंग्रेजों तक ये मुनादी कर दी कि अब देश जाग चुका है। 19वीं सदी के आखिरी सालों में स्वदेशी का नारा लेकर तिलक महाराष्ट्र के गांव-गांव घूमे, लेकिन गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारत माता बार बार पुकार रही थी। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि स्वराज का वक्त अब आ चुका है और हमें अपना सब कुछ झोंक देना होगा। बाल गंगाधर तिलक के विरोध की गूंज अंग्रेजी हुक्मरानों को बेचैन कर रही थी। जनता उनकी एक पुकार पर एकजुट हो रही थी। तिलक लगातार जनता को एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे, जहां केंद्रीय असेंबली से लेकर क्षेत्रीय सरकारों तक में भारतीयों की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना था। बांटो और राज करो की साजिश के खिलाफ तिलक ने एकता की कोशिशों को अंतिम सिरे तक पहुंचाने की भरसक कोशिश की। लखनऊ पैक्ट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक एकता के लिए उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। महात्मा गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक को याद करते हुए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। लेकिन तिलक पिछले 100 से ज्यादा सालों से प्रतीक हैं उस मानव गरिमा की हुंकार के जहां स्वराज सबसे ऊपर है। शायद इसीलिए उन्होंने कहा था, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ओम प्रकाश दास, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और पत्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता है। उन्होंने कहा कि उनकी बौद्धिक समझ, साहस, न्याय की भावना और स्वराज के विचार लगातार प्रेरणा दे रहे हैं।
महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक बाल गंगाधर तिलक की आज सवी पुण्यतिथि है, जैसा कि हमने आपको बताया, और राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। इस मौके पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा लोकमान्य तिलक पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकमान्य तिलक को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि तिलक के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 100 साल पहले थे। तिलक जी को 100 साल समाप्त हो रहे हैं उनकी मृत्यु को, मगर आज भी उनका व्यक्तित्व, उनका काम, उनका विचार और उन्होंने शुरू की हुई परंपरा आज भी इतनी ही रिलेवेंट दिखती है, इतनी ही प्रासंगिक दिखती है जितनी 100 साल पहले थी। यही बताता है कि वो कितने दूरदर्शी नेता थे, भारत को समझने वाला, भारतीय जनमानस को समझने वाला और भारतीय संस्कृति के आधार पर भारत की आजादी की और भारत की विकास की नींव कैसे रखी जा सकती है उसका दिशा देने वाला एक व्यक्तित्व था। और अमित शाह ने कहा कि तिलक महाराज हमेशा स्वभाषा का आग्रह करते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में इसको महत्व दिया गया है। आपने स्वभाषा का जो तिलक महाराज का जो अभियान था, स्वभाषा का तिलक महाराज का जो आग्रह था, कांग्रेस के अधिवेशनों में सब लोग उस वक्त भाषांतर की व्यवस्था न होने के बावजूद भी अपनी अपनी भाषा में बोले, इसका आग्रह वो करते थे। उसको नरेंद्र भाई अभी जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं उसमें संस्कृत और भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए और इसके आधार पर देश के नए विकास का नक्शा खींचने का जो काम करा है, इसके साथ भी आज मुझे लगता है वेबिनार तिलक महाराज की सभी गुणों को आने वाले नए भारत की रचना के साथ जोड़कर मुझ जैसे कई कार्यकर्ताओं को, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने का काम करेगा। और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इस समय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। 14 में जो अब 250 से ऊपर चली गई है, तो देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और मैं बताऊं कि मोबाइल फोन बनने 6 करोड़ यूनिट से बढ़कर 33 करोड़ यूनिट हो गया। तो हमारी कोशिश थी कि दुनिया के हम ग्लोबल इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हिंदुस्तान बुलाएं और भारत की भी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उनको भी आगे बढ़ने का अवसर दें। Therefore, we came with the production link incentive program, whereby we are going to give incentive for 5 years, both to the global companies and to the Indian companies. इसीलिए कल 31 जुलाई तक हमने आवेदन मांगने की तारीख तय की थी और आज मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत ही आशा और ऊर्जा प्रकट की है। आई एम वेरी हैप्पी टू नोटिस दैट द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हैज नॉट ओनली इन्वोक्ड very favorable and energetic response in India, but also globally. इसके अंतर्गत लगभग 22 एप्लीकेशन आए और आपको पता है कि इंटरनेशनल कंपनीज का ये बेंचमार्क था कि जो 15,000 से ऊपर का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करें। द बेंचमार्क फॉर इंटरनेशनल कंपनी वाज that they must manufacture a mobile phone worth 15,000 rupees and more. और बाकी भारतीयों के लिए फ्री था, वो बेंचमार्क नहीं था। तो 22 कंपनियों ने और खास करके जो कंपोनेंट बनाने का भी एक स्कीम था कि सिर्फ मोबाइल ही नहीं बने, कंपोनेंट बने। तो मैं आपको 3 बहुत बड़ी
जानकारी दे रहा हूं कि इन सबों ने हमें बताया है कि वो आने वाले 5 वर्षों में 11.5 लाख करोड़ का मोबाइल और कंपोनेंट बनाएंगे। 11.5 लाख करोड़ का मोबाइल फोन और कंपोनेंट बनाएंगे आने वाले 5 साल में, और आने वाले 5 साल में इसका 60% एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब 7 लाख करोड़ का मोबाइल और कंपोनेंट एक्सपोर्ट करेंगे। और तीसरी और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले 5 साल में वो 3 लाख भारतीयों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देंगे और लगभग 9 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देंगे। जस्ट टू रिपीट, as per the projections given by all these companies, 22 in numbers who have applied, they are going to produce mobile phone and components worth 11.5 lakh crores in the coming 5 years, out of which products worth 7 lakh crore will be exported. They are going to give job to 3 lakh Indian direct job and close to 9 lakh Indian indirect job. Therefore, the production will increase, the export will increase, and also employment will increase. तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन इंटरनेशनल कंपनीज ने अप्लाई किया है उनके नाम है सैमसंग, फॉक्सकॉन होनहाई, राइजिंग स्टार, विस्टर्न एंड पेगाट्रॉन। और जो इंडियन कंपनीज ने अप्लाई किया है वो है लावा, डिक्सन, माइक्रोमैक्स, पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सोजो and Optimus. The international companies who have applied are Samsung, Foxconn, Honhai, Rising Star, Wistron and Pegatron. And the domestic companies who have applied are Lava, Dixon, Micromax, Paget Electronics, Sojo and Optimus. एक मैं आपको और बात बताना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में जो मोबाइल फोन का रेवेन्यू है सेल्स का, उसका 60% सेल्स रेवेन्यू 2 मैन्युफैक्चरर के पास में है। एप्पल का है 37% और सैमसंग का है नियरली 22%। आउट ऑफ द ग्लोबल सेल्स रेवेन्यू ऑफ मोबाइल फोन्स, 2 कंपनीज ऑक्युपाई 60% ऑफ द ग्लोबल सेल्स रेवेन्यू। एप्पल 37%, सैमसंग 22%। टुडे आई विल से Apple, welcome to India. Samsung, welcome to India. Expand your footprint in India. आज मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, एप्पल आपका हिंदुस्तान में स्वागत है, सैमसंग आपका हिंदुस्तान में स्वागत है। अपने मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार हिंदुस्तान में करिए। भारत बहुत ही सहयोगात्मक पॉलिसी से आपका स्वागत करता है। इसके साथ ही आपको याद होगा जब मैंने स्कीम को लॉन्च किया था तो मैंने कहा था कि हम ग्लोबल चैंपियन को भी देखते हैं और हम इंडियन कंपनीज को भी नेशनल चैंपियन बनाना चाहते हैं। तो आज नरेंद्र मोदी सरकार की इस अपील पर भारत की कंपनियों ने भी बहुत उत्साह से अप्लाई किया है। तो मैं यही कहूंगा, लावा गो अहेड, वेलकम। माइक्रोमैक्स गो अहेड, वेलकम।
Paget Electronics, Sojo Optimus, welcome, go ahead. ये कुल मिलाकर के जो बहुत ही उत्साहवर्धक रिस्पांस आया, तो ये मुझे आपको बताना था। मुझे ये भी जानकर बहुत खुशी हुई है कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमने स्कीम में प्रावधान किया था। तो लगभग 40 कंपनियों ने कंपोनेंट बनाने के लिए अपना प्रस्ताव दिया है। उसमें ऑस्ट्रिया की कंपनी है, वो पीसीबी बनाएंगे, ताइवान की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है, इजराइल की कंपनी है। इन सारी कंपनी ने भी पीसीबी और अन्य कंपोनेंट बनाने के लिए अपना एप्लीकेशन दिया है। हम उन सबों का भी स्वागत करते हैं और बड़ी संख्या में कंपोनेंट के भी उत्पादन में बहुत सहयोग मिलेगा, ये हम बहुत ही संतोष के साथ कहना चाहते हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार की ये कोशिश है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बने। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सिंसियरली वांट्स इंडिया टू बिकम ए ग्लोबल हब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, जो हमने सफलता प्राप्त की है पिछले 5.5 वर्षों में, जो मैंने आपको बताया, चाहे वो मोबाइल हो या बाकी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो। इसलिए मैं अपने पदाधिकारियों से एक बात और कहूंगा कि प्लीज वर्क टू डीपन द सप्लाई चेन इन इंडिया, बोथ of the electronic finished products and also the components. We would like to welcome the entire ecosystem of electronic manufacturing supply chain in India. India has what to offer? A good, stable government which is investment friendly, a popular leader of global stature, Prime Minister Narendra Modi, who stresses on ease of doing business. Number 3, India's extraordinary human resource, good engineers, qualified engineers, good technician, and good ecosystem globally. And most important, the last one, India offers a huge market by itself. जो मैं भारत को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल चेन बनाने की जो हमारी इच्छा है, और मैं अपने पदाधिकारियों को निर्देश दूंगा कि इस दिशा में और कार्रवाई करें और भी चर्चा करें। वो फिनिश्ड प्रोडक्ट भी होगा, कंपोनेंट भी होगा। इसके कारण 3-4 बहुत स्पष्ट हैं। भारत एक स्थायी लोकतांत्रिक सरकार है, जहां लोकतांत्रिक फैसले होते हैं। भारत के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वेस्टमेंट के बहुत बड़े पक्षधर हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पक्षधर हैं। आज उनकी एक ग्लोबल लीडर के रूप में छवि है। भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियर्स हैं और बड़ी संख्या में टेक्नोलॉजी के भी पर्सनल उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत स्वयं में एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। तो आइए, बनाइए, मैन्युफैक्चर करिए, दुनिया के लिए भी और भारत के लिए भी। मित्रों, मुझे आपसे जो एक अंतिम बात कहनी थी, जो अपने आप में भी बहुत अधिक उत्साहवर्धक है, कि इस पूरे इंसेंटिव के आने के बाद डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन भी बहुत बढ़ेगा। ये कंपनियां जो आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, तो अभी डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन 15 से 20% होता है। ये बढ़कर लगभग 35 से 40% हो जाएगा। The domestic value addition, because of the arrival of these manufacturing processes, is going to increase from present 50-20% to 35 to 40%. तो इन सबों का सीधा अर्थ क्या है? भारत दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की एक बड़ी ताकत बनेगा। भारत में लाखों करोड़ रुपए का प्रोडक्शन होगा, 11.5 लाख करोड़ का। भारत से लाखों करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होगा, लगभग 7 लाख करोड़ का।
और भारतीयों को बड़ी संख्या में नौकरी मिलेगी, लगभग 3 लाख लोगों को डायरेक्ट और 9 लाख लोगों को इनडायरेक्ट, और प्लस वैल्यूएशन बढ़ेगा। तो जो पूरे उद्देश्य के कारण ये हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लाया था, उसे बहुत ही सफलता मिली है। और मैं सारे जिन लोगों ने आवेदन किया है उनको धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार का रवैया पूरा सहयोगात्मक होगा। किसी को कोई दिक्कत होगी तो मंत्री समेत सारे पदाधिकारी सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है। I wish to thank all the companies who have applied. We'll give them all the cooperation, let them expedite their work. It is a win-win for India in as much as huge manufacturing worth 11.5 lakh crore, huge export worth 7 lakh crore all in 5 years coming, and great employment opportunity 3 lakh direct and nearly 9 lakh indirect, and plus extraordinary rise in value addition from present 12 to 15% to 35 to 50%. I personally wish to thank all the companies who have applied, and if they have any problem, my department will be there to give them a helping hand, and both my secretary and myself are just a phone call away. धन्यवाद मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। अब मैं आपके प्रश्नों के लिए उपस्थित। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम पर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भारतीय और विदेशी कंपनियों के लिए जो प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव इंसेंटिव जो जारी किया गया है, उसके तहत लगभग 22 ऐप जारी किए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए बेंचमार्क जो कि 15,000 रुपए के मोबाइल तक बनाने की बात कही गई थी, और जो भारतीय कंपनियां थी उनके लिए इससे छूट थी। तो उन्होंने ये भी बताया एक बड़ी बात कि 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में 11.5 लाख करोड़ के मोबाइल फोन और कंपोनेंट बनाए जाएंगे और उसका 60% यानी लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करते हैं अपने संवाददाता अभिषेक झा के साथ में। अभिषेक, आपसे समझना चाहेंगे, बड़ी योजना है, एक बड़ी उम्मीदें हैं इससे, कितनी बड़ी शुरुआत इसको समझा जाए, क्या एक जिसको कहते हैं कि बिल्कुल गेम चेंजर साबित होगा, जिस तरह से बताया जा रहा है, बहुत 5 वर्षों में क्या पूरी तस्वीर बदल जाएगी? देखिए निखिल, जब से भारत ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में खुद को ज्यादा स्थापित करने का सोचा है, इनफैक्ट ये सारा जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है ये भारत और चाइना के जो अभी टेंशन हुई उसके बाद से आता है। और फिर ये एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन है गवर्नमेंट साइड में भी कि हालांकि हम कई सालों से इसकी बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है या कंपोनेंट जो बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होनी चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट है जो सरकार काफी समय से सोच रही है और इंडस्ट्री बॉडीज भी इस पर कई बार बात करते रहे हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ज्यादा कहें तो एक्सपोनेंशियली फास्ट करने की कोशिश हुई है पिछले कुछ दिनों में, जब सरकार अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ला रही है, इंकरेजमेंट कर रही है। जैसा कि हमने अपनी मंत्री रविशंकर प्रसाद को सुना, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि दुनिया के तमाम देशों से जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में आए, और किस प्रकार से भारत एक स्थिर डेमोक्रेटिक नेशन है जहां पर कि आप गवर्नमेंट पॉलिसी में एक स्टेबिलिटी देख सकते हैं। इतना बड़ा मार्केट है जहां पर भारत न सिर्फ कहे तो सेल्फ ड्रिवन मार्केट इकोनॉमी भी बन सकता है, और आपके जो भी मैन्युफैक्चरर हैं यहाँ पर उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ ही वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब जो पॉजिटिव पहलू है भारतीय इकोनॉमी के, वो दुनिया के तमाम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स को भी बताना और इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी बताना, ये काफी ज्यादा जरूरी हो गया है, ताकि भारत न सिर्फ एक सेल्फ सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन पाए, बल्कि वो एक एक्सपोर्टिंग हब के रूप में भी आने वाले सालों में जाना जाए। और ये जो पॉलिसी है जो सरकार आने वाले 5 सालों के लिए देख रही है, वो उसी दिशा में बढ़ाया गया एक प्रयास है। जी अभिषेक, चलिए अभिषेक, आपने लगभग अपनी पूरी बात खत्म कर दी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और हमारे संवाददाता अभिषेक शाह बता रहे थे कि ये एक बड़ी योजना है और आने वाले 5 वर्षों में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।